वो एक गांव था जहां पर बहुरानी और सासू माँ रहते थे। जब से बहुरानी के पति प्रसाद सयासाई हो गए, सासू माँ को बहुरानी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो अपने खेत में सब्जियां उगाते थे। एक दिन जब बहुरानी खेत में काम कर रही थी, सासू माँ आके उससे कहने लगी, देखो, अगर हम दोनों इस तरह से काम करने लगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन ज्यादा काम कर रहा है और कौन कम। तुम 1 एकड़ खेती करो, बाकी के 1 एकड़ में मैं खेती करूंगी। बहुरानी भी उनकी बातों पर सहमति जताई। फिर दोनों अलग अलग खेतों में काम करने लगे। कुछ दिन निकल गए। बहुरानी ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे फसल हुए उस बार। सासू माँ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने खेत पर। एक दिन सासू माँ ने बहुरानी के खेत को देखा तो कहने लगी, अरे वाह, देखकर लग रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उसे किसी तरह से बेवकूफ बनाना होगा। अभी तक खेती का काम हो गया होगा, दूसरे दफे मैं उसके खेत को ले लूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। कुछ दिन निकल गए। सारा खेत का काम खत्म हो गया और अब फसल पक के तैयार हो गए। फिर सासू माँ और बहुरानी ने फसल काटा। अब की बारी थी दूसरे भाग की। फिर सासू माँ अपनी बहुरानी से कहने लगी, अरे बहुरानी, तुमने इस बार बहुत अच्छी खेती की है। मेरे पास कुछ बीज है ताकि फसल और अच्छे उग सके इस बार। अगर तुम उसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी खेती और अच्छी होगी। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। पर एक शर्त है, अगर तुम उस पर मंजूर हो जाती हो तभी मैं तुम्हें वो बीज दूंगी। ठीक है, क्या है वो बताइए। अगर तुम मेरे दिए हुए बीज से खेती नहीं कर पाती हो तो तुम कभी खेती नहीं कर पाओगी और घर छोड़ के चली जाओगी। उसने थोड़ी देर इस बारे में सोचा, फिर कहा, पहले वो बीज मुझे दे दीजिए। आपने जो कहा मैं वही करूंगी। सासू माँ ने एक पोटली लिया और उसके हाथ में रख दिया। फिर वहाँ से वो चली गई। बहुरानी ने हाँ कहा। फिर उसने उस पोटली को उठाया और अपने खेत की तरफ जाने लगी। उसने उस पोटली को खोला, देखा कि वहाँ मछलियाँ थी। बहुरानी बहुत उदास हो गई उसे देखकर। मेरी सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। उस बीच सासू माँ वहाँ आ गई और आके कहने लगी, अरे बहुरानी, तुम हार गई क्या? अब अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो और गांव लौट जाओ। हमारे ऊपर से थोड़ा भार तो उतरेगा। मैं इस 2 एकड़ जमीन को अकेले ही खेती करूंगी और थोड़ा दे दूंगी दूसरे को खेती के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर बहुरानी कहने लगी, लेकिन मैंने आपसे कहा नहीं कि मैं हार गई हूँ सासू माँ। अब मैं मछलियों की खेती करूंगी। हाँ सासू माँ, अब मछलियों की खेती होगी। उसने जाकर सूखी मछलियों को जमीन में छिड़क दिया। सासू माँ ये सारी बातें सुनकर चौंक गई और सोचने लगी, ये कैसी बातें कर रही है? क्या ये सच में मछलियाँ पालेगी? छोड़ो, हमें क्या, इतना दिमाग लगाकर क्या फायदा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बहुरानी वहाँ पर कुछ देर काम की और जाकर घर के बगल के तालाब के पास बैठ गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ जानबूझ के घर से बाहर निकालना चाहती है मुझे। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। फिर उस तालाब के अंदर से एक मत्स्य कन्या निकल आती है। उसे देखकर बहुरानी अचंभित रह जाती है। माँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आई। उसने उनका स्वागत किया। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम यहाँ बैठकर क्यों दुखी हो रही हो? इस तरह से मत्स्य कन्या ने उससे पूछा। फिर बहुरानी ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जो जो हुआ था। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ तुम्हारी दुविधा कहाँ है। 3 महीने के बाद तुम्हारे खेत में फसल अंकुरित होंगे, तब तुम अपनी सासू माँ को सही शिक्षा देना। ये कहकर मत्स्य कन्या वहाँ से अदृश्य हो गई। बहुरानी खुशी खुशी घर वापस गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उसके जमीन में फसल अंकुरित होने शुरू हो गए। वो सारी चीजें देखकर बहुरानी बहुत खुश हुई। इतने पेड़ देखकर सासू माँ भी चौंक गई। ये सब क्या हो रहा है? फिर सासू माँ बहुरानी के पास जाकर कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था मछलियों की खेती करने के लिए, पर तुमने भांग के पेड़ क्यों लगाए?
सासू माँ, ये भांग के पेड़ नहीं है, ये मछलियों की खेती है। कुछ दिन के लिए रुक जाइए बस। इस तरह से बहू रानी ने अपनी सासू माँ को थोड़ी दिन और सब्र करने के लिए कहा। कुछ दिन निकल गए। सासू माँ ये सारी चीजें देखकर अचंभित थी। इस बार जब वो फसल काटने के लिए गए, वहाँ एक एक करके पेड़ उखाड़ने लगे और उन पेड़ों के नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। सासू माँ और बहू रानी दोनों ये देखकर चौंक गए। बहू रानी मनी मन सोचने लगी, माता जलकन्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता के बिना अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं बचा पाती मैं। उसने मन ही मन जल कन्या को धन्यवाद कहा। फिर उसकी सासू माँ उसके तरफ देखने लगी। क्या सच में ये वही मछलियाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? बहू रानी ने बिल्कुल नहीं बताया असल में हुआ क्या था। फिर वो कहने लगी, आपने खुद ही देखा था। आपने जो मछलियाँ दी थी, मैंने आपके आंखों के सामने जमीन पे छिड़का था और वो पेड़ होकर बाहर निकल आए। इस तरह से बहू रानी ने समझाया। फिर सासू माँ मनी मन सोचने लगी, इसका मतलब अगर ये मछलियाँ जमीन पर उगाना शुरू कर दे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ बदले में आएंगे, और वो भी सोने की मछलियाँ। सासू माँ ने हर किसी को बताया क्या हुआ था। फिर सूखी मछलियाँ वो बेचने लगी। कुछ लोगों को विश्वास हुआ तो उन्होंने खरीद लिया और अपने जमीन पर उसे बोने लगे। सासू माँ ने भी अपने मछलियों को जमीन पे छिड़क दिया। कुछ महीने निकल गए। वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला, बस मछलियों की बदबू आने लगी। हर कोई सासू माँ के पास आकर पूछताछ करने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। हर कोई उसे कोसना शुरू कर दिया और अपने पैसे वापस लेकर गए। फिर बहू रानी सबके पास आई और बताई क्या क्या हुआ था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो समझ में आया। फिर वो कहने लगी, तुमने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दिया है, बहुत अच्छा सबक मिल गया मुझे माफ कर दो। और अपनी बहू रानी को परेशान करने के लिए उसने माफी मांग ली। राघव और सरला की शादी 7 साल हो चुके थे। उनकी 2 बेटियां थी। क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी, राघव के माँ बाप मीनाक्षी और रमेश खुश नहीं थे। उन्हें पोता चाहिए था। इसी वजह से मीनाक्षी सरला के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो उसे गाली गलौज करती थी। अपनी पोतियों से वो तुच्छ व्यवहार करते थे, उन्हें प्यार नहीं करते थे। सरला ये सब जानकर भी चुपचाप रहती थी। एक दिन मीनाक्षी राघव से कहने लगी, अरे राघव, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। क्या होगा यदि एक भी बेटा घर में ना हो? हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इतने संपत्ति का क्या होगा? एक बेटा बहुत जरूरी है। संतान पैदा होने से पहले ही हमें जांच कर लेना चाहिए था कि लड़का होगा या लड़की। पैदा होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इस बार गर्भवती होने पर हम देखेंगे कुछ ऐसा ही करके, ताकि पहले पता चल जाए। मैंने उसे कहा था, पर उसने कहा 2 बेटियां काफी है। बेटा होने से क्या फर्क पड़ेगा, बेटियां ज्यादा अच्छी है। वो कौन होती है ये सब कहने के लिए? अगर वो तुम्हारी बातें नहीं सुनती है, उसे कह देना, उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ। राघव अपने कमरे में चला गया। वो थोड़ा उदास था। कमरे में जाकर उसने देखा सरला अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी वहाँ पर। राघव को देखकर सरला ने कहा, सुनिए, मेरा दूसरा ऑपरेशन कब होगा? ये सुनकर राघव ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि मुझे एक बेटा चाहिए। तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, जान लो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा राय कौन पूछ रहा है? अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम इस घर से बाहर कर दी जाओगी। फिर जी लेना अपनी जिंदगी। उसने उसको खबरदार किया। सरला ये सुनकर दुखी हो गई। उसने अपना निर्णय बदल लिया। थोड़े दिन गुजर गए। सरला ने फिर से गर्भ धारण किया। ये बात खुश होकर उसने राघव को बताया, सुनिए, मैं फिर से गर्भवती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो मीनाक्षी के कमरे में गया। वहाँ मीनाक्षी और रमेश बैठे हुए थे। फिर उसने जाकर कहा, माँ, सरला गर्भवती है। ऐसा है क्या? अच्छी बात है, पर हम इस बार सावधान रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद हम जांच कराएंगे कि लड़का है या लड़की, समझे? नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी लड़की हो जाएगी।
हाँ, अगर इस बार भी लड़की हुई तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं उसकी जांच कराऊंगा, चिंता मत करो, वही करूंगा जो करना चाहिए इस बार। ये कहकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद सरला को राघव ने कहा, सरला, तुम्हारा 6ठा महीना है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए अब। ठीक है, कल सुबह जाए हम। दूसरे दिन वो दोनों अस्पताल गए, जांच करवाया। उसने सरला को बाहर बैठाकर कहने लगा, तुम यही बैठो, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। राघव अंदर जाके डॉक्टर साहब से पूछने लगा, डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरला के पेट के अंदर लड़का है या लड़की? राघव ने बड़े उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, राघव, इस बार फिर लड़की है। क्या डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप जांच कर सकते हैं? राघव बड़े टेंशन में आकर ये बात कही। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, मैं जांच करने के बाद ही तुम्हें बता रहा हूँ, ये बेटी है। तुम फिर से एक बार बेटी के बाप बनोगे। अब क्या करें डॉक्टर साहब? क्या हम एक काम कर सकते हैं? किसी कारण से हम सरला का बच्चा पेट में ही गिरा सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब अचंभित होके बोले, अब ये संभव नहीं है, ये खतरनाक है। सरला मर भी सकती है और मेरा नाम बदनाम हो सकता है। ये मैं नहीं कर सकता। इसके बाद राघव और सरला अस्पताल से घर चले गए। सरला अपने कमरे में चली गई। उसके बाद राघव जाके मीनाक्षी और रमेश को पूरी बात बताई। ये सुनकर दोनों काफी दुखी हो गए। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, उसी की वजह से घर में पोता नहीं है। मैं ये सहन नहीं कर सकती। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लग रहा है कि अभी उसे घर से निकाल दूं। अब राघव क्या करोगे तुम? पता नहीं पिताजी, अब मैं क्या करूंगा। मेरे हिसाब से यही अच्छा होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये सुनकर राघव अपने पिताजी रमेश से कहा, एक बीवी और 3 बेटियों के साथ कौन शादी करेगा मुझसे? बड़ी बात तो ये है। ये सुनकर मीनाक्षी ने कहा, शायद नहीं करेगा, पर कोई तो करेगी शादी ऐसे लड़के के साथ जिसकी 1 बीवी और 3 बेटियां मर चुकी हो। क्या माँ, आप क्या बोल रही हैं? क्या हम उसे मार डालेंगे? हाँ, एक ही बार में सभी को मार डालेंगे ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो, समझे? फिर वो तीनों मिलके राघव की 2 बेटियां और गर्भवती पत्नी को कैसे मारा जाए ये सोचने लगे। फिर उन्होंने एक परिकल्पना बनाई। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सरला और उसकी दोनों बेटियां सो रही थी। तीनों उसके कमरे में गए। मीनाक्षी ने उसका गला दबाया और उसकी सांसें रोक दी। रमेश ने उसके पैर पकड़ लिए। उधर सरला चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, सासू माँ, ये सब क्या कर रहे हो? मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मर जाऊंगी मैं। ये कहते ही सरला वहीं पे अपनी जान गंवा दी। दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मत रो, लो ये चॉकलेट खा लो। उसने दोनों को चॉकलेट दिया। दोनों ने खाया, उनमें जहर मिला हुआ था। दोनों बच्चे भी अपने जान गंवा दिए। फिर तीनों मर गए और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि राघव की वो दूसरी शादी कराएंगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगली भाग जरूर देखें।